प्रधानमंत्री जी, माना कि आपको व्यक्तिगत रूप से दुश्मनी है गांधी परिवार से, पर अपने पद की गरिमा का ध्यान रखिए। संप्रभुता का क्या मतलब होता है, अपने सहायकों से पूछ लीजिए। संप्रभुता राष्ट्र की भी हो सकती है, समुदाय की भी हो सकती है, किसी क्षेत्र की भी हो सकती है। तो संप्रभुता एक शब्द है, पढ़ लिया कीजिए कभी कभी जब फुर्सत मिला करे आपको प्रचार से। जहाँ तक बात है शाही परिवार की, तो प्रधानमंत्री जी, ये शाही परिवार नहीं है, देश के लिए बलिदान देने वालों का परिवार है। लंबा सिलसिला है। शुरू होती है कहानी मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी और राजीव जी ने तो प्रधानमंत्री के रूप में अपना दायित्व निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। इस परिवार में जिस सोनिया गांधी पे आप उंगली उठा रहे हैं, जिसके लिए आपने अडवाणी जी को ठोकर मार दी, प्रधानमंत्री के पद को सोनिया गांधी ने 3 बार ठोकर मारी है। आप क्या समझेंगे? बलिदान, त्याग। हाँ, वो शाही नहीं, शहीदों का परिवार है। पर हाँ, कुछ शाहों के आगे, अडानी अंबानी के आगे आप झुकते हैं। हमारा नेतृत्व गर्व है, हमें कभी नहीं झुका। सर, इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों, चाहे असम के मुख्यमंत्री हों, वो भी हमलावर है। और सीधे तौर पे गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हम तो आधी से भी 15 सीट ज़्यादा जीतने वाले हैं। और हेमंता बिस्वा शर्मा राहुल गांधी पे अटैक कर रहे हैं। राहुल गांधी की गारंटियों पे यकीन नहीं किया जा सकता। किसी दिन वो सद्दाम हुसैन जैसे नजर आते हैं, किसी दिन अमूल बेबी बन जाते हैं। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ, चरण चुम्बन, चरण पादुका लेकर चलने वाले इस तरह की बयानबाजी से परहेज करें। आप तो पार्टी से गद्दारी करके मुख्यमंत्री बन गए, कीमत चुका रहे हैं। रोज आपकी चाबी ऐंठी जाती है कि कुछ आप अपमानजनक बोले, पर आपको बचना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप देख लेना, अमित शाह जी तो 2/3 बहुमत से हिमाचल में भी सरकार बना रहे थे। अमित शाह जी तो उनके भाषण देख लीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी सरकार बना रहे थे। तो उनका काम तो सिर्फ कहना है, क्योंकि सामने सुनने वाले कम होते हैं। तो उनको जो बोलना था बोल दिया, उसे बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सच है कि अगर वो अपने ही विभाग का इनपुट निकाल के देख लें तो 135 के ऊपर कांग्रेस की सीटें जा चुकी हैं। क्यों रहे, प्रियंका गांधी साफ तौर पे कह रही हैं कि कर्नाटक के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो है, भ्रष्टाचार, ये सब मुद्दे हैं। इस पे प्रधानमंत्री बात करते हैं, लेकिन अचानक से फिर डिरेल होके दूसरे मुद्दों पर ले जाते हैं। भ्रष्टाचार सिर्फ वहाँ बैठ के मुख्यमंत्री बोम्मई ने नहीं किया। भ्रष्टाचार में डबल इंजन शामिल है। जो वो कमाते थे, जिस एटीएम का जिक्र करते हैं ना मिसाल, उनको उसका एटीएम का नंबर मालूम होगा। तो भ्रष्टाचार जो कर्नाटक में हुआ है, बच्चे बच्चे के जुबान पे है, ठेकेदारों के जुबान पे है, अधिकारियों की जुबान पे है, मिस्टर 40%। और उस समय उसमें बराबरी की हकदारी थी केंद्र में बैठी हुई सरकार की। तो मिस्टर 40% ही नहीं, मिस्टर 40% के सहायक भी। जनता जानती है कि येदियुरप्पा जैसे वरिष्ठ नेता को, तभी तो बीजेपी की सरकार थी, किस चार्ज पे निकाला था मोदी जी ने, याद है कुछ मोदी जी आपको? तो आप तो सरकार के लिए किस हद तक गिर जाते हैं, याद कर लीजिए येदियुरप्पा पे क्या क्या चार्ज लगाए थे भाजपा ने। तो उसी तरह आपका जाना तय है, इसीलिए आपको रैलियों का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि भीड़भाड़ तो आ नहीं रही। मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मोदी जी अब चुक चुके हैं। झूठे वायदों और जुमलों की वजह से ना अब उन पर जनता विश्वास करती है और भाजपा के उम्मीदवार भी कम विश्वास करने लगे हैं। मतदाता तो करता ही नहीं। सर, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। जेपी नड्डा केरल स्टोरी भी एक कहानी है, लेकिन असली ये हो रही है बिना हथियार के एक अलग तरीके का टेररिज्म चल रहा है, जहाँ पे कन्वर्जन कराया जा रहा है और एक पूरी कन्वर्जन की फैक्ट्री तक। कहाँ गया आपका सेंसर बोर्ड? तो केंद्र सरकार का अधीन है।
आपने क्यों उस ऐसी फिल्म को जिसको आप प्रतिबंधित करने की बात आज आप टैक्स फ्री कर रहे हैं कहीं कहीं, इसलिए दिखवा रहे हैं आप कि उससे लोगों में भय, आतंक और डर पैदा हो। अरे जो बीबीसी की भी तो एक बनी थी, याद है आपको, नड्डा जी, उसको भी देखने दीजिए अगर स्वतंत्रता की बात है तो। जहाँ तक सवाल है, देश के हर नागरिक को टेररिस्ट के किसी भी खेल से सावधान रहना चाहिए। अगर कोई भी किसी को भी अगर देश विरोधी हरकत करे तो उसे देश के हिसाब से कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। पर अब लगता है कि कर्नाटक की कहानी ख़त्म हो गई, तो अब तो पिक्चर और स्टोरी में मस्त है भाजपा। आखिरी सवाल सर, किया जयशंकर ने कहा कि मैं क्लासेस चाइना पर जरूर देता जो राहुल गांधी उठाते हैं मुद्दे, लेकिन राहुल गांधी जो हैं वो चाइनीज एम्बेसडर से अलग से मिलते हैं, खुफिया मीटिंग होती है, और अनफॉर्चुनेटली फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक एरिना बन चुकी है। किसी पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले इस तरीके से बिहेव करना चाहिए कि हमारी पोजीशन जो है विदेश में वीक ना हो। जयशंकर जी, आप खुद स्वीकार कर चुके हैं कि आपके पिता को कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बनने दिया, तो एक बेटे के तौर पे बाप का बदला लेने के लिए आप किस स्तर तक नीचे गिर रहे हैं? अरे ये तो औपचारिकता है। तमाम देशों के राजदूत तमाम विरोधी दल के नेताओं से मिलते रहते हैं, और राहुल गांधी को मालूम है उसके पिता ने इस देश के लिए खून बहाया है, बलिदान दिया है, दादी ने दिया है प्रधानमंत्री के रूप में। तो ये परिवार कभी भी हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं जा सकता, और ये बयान भी कभी नहीं देगा कि न कोई आया था, न किसी चौकी पे कब्जा किया। तो फिर आप वार्ता क्या कर रहे हैं? 26 दौर हो गए हैं, किस जमीन को वापस करने की बात कर रहे हैं? आप अपने प्रधानमंत्री जी को समझाइए, राहुल गांधी को नसीहत मत दीजिए।